मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहतक उस वक्त 30 साल का था। दुबला पतला सांवला, चेहरे पर एक स्थायी किस्म की गंभीरता लिए हुए वो हरियाणा के एक मझोले शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। कपड़े की। ज़्यादा बोलता नहीं था, मगर जब बोलता था तो लोग सुनते थे। उसके बड़े भाई किशोर उससे 5 साल उम्र में बड़े थे। गोल मटोल, हंसमुख, हर बात को हल्के में लेने वाले। दोनों भाइयों की आपस में कभी नहीं बनती थी, मगर एक अजीब तरह की मोहब्बत थी जो किसी कहने की ज़रूरत नहीं महसूस करती थी। चाचा जी के बड़े बेटे राकेश की शादी थी गांव में। गांव यहाँ से कोई 150 किलोमीटर दूर था। तय हुआ कि दोनों भाई किशोर की एम्बेसडर से निकलेंगे। शाम के वक्त निकले थे, सूरज ढलते ढलते, जब आसमान में नारंगी और बैगनी के बीच एक धुंधली रेखा बचती है। उस वक्त किशोर गाड़ी चला रहा था। रेडियो पर लता मंगेशकर का कोई पुराना गाना बज रहा था, मगर सिग्नल आता रहता तो आवाज़ टूटती जुड़ती रहती। शायद रेडियो खराब था। रोहतक अगली सीट पर था। खिड़की से बाहर देखता हुआ सड़क के दोनों तरफ खेत थे। कभी कभी कोई छोटा सा कस्बा आता और फिर अंधेरे में खो जाता। रात के 11 बज चुके थे। रोहतक को नींद आ रही थी, मगर वो जागता रहा। एक अनकही बेचैनी थी उसके भीतर। वो किस्म की बेचैनी जो बताती है कि कुछ ठीक नहीं, मगर बताती नहीं कि क्या। करीब आधे घंटे बाद शहर छूट गया। सड़क पतली हो गई। दोनों तरफ से पेड़ झुकने लगे। वो पुराने घने पेड़ जो रात में सुरंग जैसे लगते हैं। हेडलाइट की रोशनी सड़क के एक छोटे से टुकड़े को रोशन करते थे और बाकी सब अंधेरे में डूबा रहता था। रोहतक ने भाई की तरफ देखा। किशोर की आंखें भारी थी। भाई साहब? हाँ, किशोर ने झटके से जवाब दिया, जैसे नींद के किनारे से वापस आया हो। रोकते हैं गाड़ी, थोड़ा पानी पीते हैं? नहीं यार, रुका तो नींद आ जाएगी। थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे। रोहतक कुछ नहीं बोला। उसने फिर खिड़की की तरफ रुख किया। वो शायद 1 मिनट बाद हुआ या 2 मिनट, वो कभी याद नहीं कर पाया। एक तेज झटका, फिर एक भारी आवाज, लोहे और लकड़ी का टकराना, जैसे 2 अलग अलग दुनियाएं आपस में भिड़ गई हों। रोहतक का माथा खिड़की के कांच से टकराया। एक पल के लिए सब कुछ सफ़ेद हो गया, फिर अंधेरा। जब आंखें खुली तो गाड़ी टेढ़ी पड़ी थी। हेडलाइट अभी भी चल रहे थे। एक पेड़ के तने पर सीधी पड़ रहे थे जो गाड़ी के बोनट में आधा धंसा था। इंजन बंद हो चुका था। रेडियो भी। सन्नाटा इतना गहरा था कि रोहतक को अपनी सांसों की आवाज़ आ रही थी। उसने पहले खुद को टटोला। हाथ, पैर, पसलियां, दर्द था, मगर कुछ टूटा नहीं था। फिर भाई की तरफ देखा। किशोर स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था, धीरे धीरे एक पतली सी धारा में, और सीट पर एक काला सा धब्बा बन रहा था। किशोर भाई? कोई जवाब नहीं। किशोर भाई? इस बार रोहतक ने उसके कंधे को पकड़ा।
किशोर का जिस्म बेजान सा था, सांसें चल रहे थे। रोहतक ने हाथ लगाकर देखा, छाती उठ गिर रहे थे मगर होश नहीं था। रोहतक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। ठंडी हवा एक झटके की तरह लगी। उसने चारों तरफ देखा, अंधेरा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियाँ, कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आदमजाद नहीं। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। पीसीओ भी शहर में होते थे, सुनसान सड़कों पर नहीं। मदद मांगने का कोई जरिया नहीं था सिवाय इसके कि कोई गाड़ी गुजरे। रोहतक 5 मिनट खड़ा रहा, कोई गाड़ी नहीं आई। 10 मिनट, कुछ नहीं। उसने सड़क पर दोनों तरफ देखा, दूर दूर तक अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। वो वापस गाड़ी में गया और किशोर को जगाने की कोशिश करता रहा। उसका नाम पुकारता रहा, उसके गाल थपथपाता रहा, उसके हाथों को मलता रहा। कुछ नहीं हुआ। सिर से खून बह रहा था। रोहतक ने अपनी कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके सिर पर बांधी। हाथ कांप रहे थे और उसी वक्त खिड़की पर एक दस्तक हुई। दस्तक हल्की थी, उंगलियों की, नन्ही सी उंगलियों की। रोहतक ने गर्दन घुमाई। गाड़ी के बाईं खिड़की के बाहर एक बच्ची खड़ी थी, कोई 8-9 साल की, सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए, बाल खुले, लंबे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि हेडलाइट की रोशनी दूसरी तरफ थी। बस एक सिलहट, थोड़ी सी रोशनी में नहाया हुआ। रोहतक का पहला ख्याल था कोई मुसाफिर होगी किसी गांव से। उसने खिड़की खोली। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को यहाँ अकेले? बच्ची ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें किशोर पर टिकी थीं। वो खून देख रहे थे। पास में अस्पताल है। उसकी आवाज़ अजीब थी, बच्चों जैसी नहीं, जैसे दूर कहीं से आ रही हो, जैसे किसी पुरानी इमारत की दीवारों से गूंजकर। क्या? रोहतक को यकीन नहीं हुआ। पास में, चलिए। रोहतक ने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई रोशनी नहीं। कहाँ है अस्पताल? मुझे तो नहीं दिख रहा। बच्ची ने एक तरफ इशारा किया, सड़क से हटकर जंगल की तरफ। रोहतक के भीतर कुछ बोला, चलो मत, ये सही नहीं है। इस अंधेरे में, इस सुनसान में एक अजनबी बच्ची जंगल की तरफ इशारा कर रही है। मगर किशोर का खून बह रहा था और भाई था। रोहतक ने किशोर को गाड़ी से बाहर निकाला, सावधानी से, जैसे कोई नाजुक चीज़ उठाता है। किशोर का जिस्म भारी था। रोहतक ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बच्ची के पीछे चल दिया। रास्ता तंग था, घास और झाड़ियाँ पांव से टकराती थीं। हवा में पत्तियों की सरसराहट थी। रोहतक की सांसें तेज होती जा रही थी। किशोर का वजन था और रास्ता अंदर की तरफ ढलान लेता जा रहा था। बच्ची आगे आगे चलती रही। उसके पैरों की आहट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। रोहतक ने बाद में ये बात बार बार दोहराई कि वो बच्ची चलती थी मगर पत्तियां नहीं कुचलती थी, टहनियां नहीं टूटती थी, घास नहीं झुकती थी। मगर उस वक्त उसका ध्यान भाई पर था। कोई 5 मिनट चले होंगे कि पेड़ों के बीच से रोशनी दिखी। एक पुरानी इमारत, 2 मंजिला। दीवारें कभी सफ़ेद रही होंगी, अब पीली और दागदार थीं। ऊपर एक बोर्ड था, लकड़ी का, जिस पर नीले रंग से लिखा था शांति नर्सिंग होम। खिड़कियों में मध्यम रोशनी थी। दरवाज़ा खुला था।
रोहतक ने राहत की सांस ली। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, दवाइयों की, मगर पुरानी, बासी, जैसे बरसों से हवा नहीं बदली हो। कॉरिडोर में एक बल्ब जल रहा था, पीला, मंद। फर्श पर टाइलें थीं जो कभी सफ़ेद रही होंगी। एक काउंटर था, उसके पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। रोहतक ने किशोर को एक बेंच पर लिटाया और काउंटर की ओर बढ़ा। जी मेरे भाई को बहुत चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, सिर से बड़ा खून बह रहा है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने उसे देखा, उसकी आंखें धसी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक उंगली उठाई और कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। रोहतक उस तरफ गया। एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक आदमी था, सफेद कोट में, पीठ रोहतक की तरफ थी। वो किसी कागज पर कुछ लिख रहा था। डॉक्टर साहब। आदमी पलटा। रोहतक का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। डॉक्टर का चेहरा पहचाना सा था, बहुत ज्यादा पहचाना सा। वो चेहरा उसने पहले कहीं देखा था, उसे याद नहीं आ रहा था। बस उस गांव में जहां वो जा रहे थे, उसी गांव में 3 साल पहले एक डॉक्टर रहते थे, वर्मा जी। शहर से आए थे, वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला था। बड़े मेहरबान इंसान थे। रोहतक ने उनसे एक आध बार मुलाकात की थी जब वो गांव गया था। वर्मा जी 2 साल पहले गुजर चुके थे। दिल का दौरा पड़ा था अचानक, और यहाँ इस कमरे में यही चेहरा, यही कद, यही आंखें। रोहतक के पांव जम गए। आइए, डॉक्टर ने कहा। आवाज नॉर्मल थी, थकी हुई मगर नॉर्मल। मरीज कहाँ है? रोहतक ने जबान खोलने की कोशिश की, नहीं खुली। आइए, देर मत कीजिए। रोहतक वापस आया, किशोर को उठाया और उस कमरे में ले गया। डॉक्टर ने किशोर को एक लंबी मेज पर लिटाया और उसके सिर का मुआयना करने लगा। हाथ बिल्कुल शांत थे। रोहतक कोने में खड़ा था, उसकी नजरें कमरे के हर कोने पर घूम रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, धुंधली फ्रेम में। एक तरफ एक अलमारी थी, शीशे वाली, उसमें बोतलें और डिब्बे रखे थे, धूल जमी थी। एक कैलेंडर टंगा था। रोहतक ने उसे देखा। कैलेंडर में साल था 1962। उसके हाथों की नसें खड़ी हो गईं। वो 1983 था। उसने धीरे से वार्ड की तरफ कदम बढ़ाया। कॉरिडोर में 2 और कमरे थे। पहले कमरे का दरवाजा बंद था, दूसरे का खुला। रोहतक ने झांक कर देखा। बेड पर 5 या 6, सब खाली, चादरें चढ़े थे, मगर चादरों पर धूल थे। उन पर बरसों से कोई नहीं लेटा था, ये बिल्कुल साफ था। मगर एक बेड पर एक छाप थी, जैसे कोई लेटा हो हाल ही में। रोहतक ने नजरें हटाई, बाहर आया। वो बच्ची कहाँ थे जो उसे यहाँ लाए थे? कॉरिडोर में नहीं थे, बाहर नहीं थे, वेटिंग एरिया में भी नहीं थे। बूढ़ी औरत काउंटर पर अभी भी बैठे थे। रोहतक उसके पास गया। वो बच्ची जो मुझे यहाँ लाई थे, वो कहाँ गई? बूढ़ी औरत ने उसे देखा, एक लंबी खाली नजर से। कौन सी बच्ची? रोहतक का गला सूख गया। जो सफेद फ्रॉक में थी, छोटी सी, उसी ने बताया कि यहाँ अस्पताल है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया धीरे धीरे। यहाँ कोई बच्चे नहीं है, यहाँ कभी नहीं थे। रोहतक वापस उस कमरे में आया जहां डॉक्टर किशोर का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर साहब जी, ये हॉस्पिटल कब से है?
डॉक्टर ने उसकी तरफ नहीं देखा, काम करता रहा। बहुत पुराना है। कितना पुराना? जितना जरूरत हो उतना। रोहतक को समझ नहीं आया यह जवाब। वर्मा जी? उसकी आवाज कांपी। आप वर्मा जी है ना, जो गांव में रहते थे? वो तो। डॉक्टर ने उसे देखा। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, ना हाँ ना ना। आपके भाई को बाहरी चोट है, हड्डी नहीं टूटी, पट्टी कर दी है, सुबह तक होश आ जाएगा। रोहतक उस रात उसी बेंच पर बैठा रहा। नींद नहीं आई, आ भी नहीं सकती थी। उसने एक काम किया। उसने उस इमारत को ध्यान से देखा। दीवारों पर सीलन थे, वो किस्म की सीलन जो दशकों में आती है। छत पर कुछ जगह थी जहां प्लास्टर गिर चुका था। खिड़कियों के कांच में दरारें थे। फर्श पर टाइलें जगह जगह उखड़ी हुई थी। ये इमारत बरसों से इस्तेमाल नहीं हुई थी, मगर बल्ब चल रहा था। डॉक्टर था, बूढ़ी औरत थी। एक जगह उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी, पुरानी, ब्लैक एंड वाइट, एक ग्रुप फोटो। डॉक्टर, नर्सें, कुछ लोग। नीचे लिखा था, शांति नर्सिंग होम उद्घाटन 14 अप्रैल 1962। और उस ग्रुप फोटो में बीचों बीच एक आदमी था, डॉक्टर। वही चेहरा, वही आंखें, वही कद। 1962 की तस्वीर में। रोहतक ने हिसाब लगाया, 1962 से 1983, 21 साल। अगर वो उस वक्त 40 के थे तो अब 61 के होते हैं। मगर जो आदमी उस कमरे में था वो 40 का ही लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तस्वीर में था। रात के कोई 3 बजे रोहतक को झपकी आ गई। वो झपकी जो थके हुए जिस्म जबरदस्ती लेता है। जब आंख खुले तो उजाला था, भोर की वो पहली रोशनी जो नीली होती है। और किशोर उठकर बैठा था। रोहतक? उसकी आवाज कमजोर थी, सिर पर पट्टे थे। रोहतक ने भाई को पकड़ा। भाई अब ठीक हो? सिर में दर्द हुआ। क्या हुआ? हम है कहाँ? रोहतक ने बताया, एक्सीडेंट, बेहोशी, बच्ची अस्पताल। किशोर सुनता रहा। कौन सी बच्ची? उसने वही सवाल पूछा जो बूढ़ी औरत ने पूछा था। मुझे भी नहीं पता। दोनों भाइयों के बीच एक खामोशी आई। रोहतक उठा और उस कमरे की तरफ गया जहां डॉक्टर था। कमरा खाली था। काउंटर के पीछे बूढ़ी औरत नहीं थी। कॉरिडोर में कोई नहीं था। रोहतक बाहर निकला। सुबह की रोशनी में उसने जो देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। इमारत उतनी बड़ी नहीं थी जितनी रात को लग रही थी, मगर वो बात नहीं थी। ये बात ये थी कि इमारत के मेन दरवाजे पर एक जंग खाया हुआ ताला लगा था बाहर से। रोहतक ने उसे छुआ। ताला पुराना था, बरसों पुराना। उसकी चेन दीवार में कड़ी हुई थी। ये दरवाज़ा बरसों से नहीं खुला था, तो रात को वो अंदर कैसे गया? उसने इमारत के चारों तरफ चक्कर लगाया। पीछे एक और दरवाज़ा था, वो भी बंद। एक तरफ की खिड़की थी जिसके शीशे टूटे हुए थे। रोहतक वापस अंदर गया, उस कमरे में जहां किशोर का इलाज हुआ था। मेज थी, अलमारी थी, बोतलें थी, धूल जमी थी उन पर, मगर किशोर के सिर पर पट्टी थी, साफ सफ़ेद ताज़ी पट्टी। गांव पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। गांव वाले परेशान थे। रात भर कोई खबर नहीं थी। किशोर ने पट्टी दिखाई। सबने पूछा कहाँ से।
रोहतक ने शांति नर्सिंग होम का नाम लिया। गांव के एक बुजुर्ग रामधन ताऊ ने उसका नाम सुना और एक पल के लिए रुक गया। कौन सा शांति नर्सिंग होम? वो जो उस रास्ते पर है जंगल में? रामधन ताऊ ने एक दूसरे बुजुर्ग की तरफ देखा, एक अजीब सी नजर। बेटा, वो नर्सिंग होम तो बंद हो गया था 59 में। वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। कैसा हादसा? ताऊ ने थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, वहाँ एक डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर। उनकी एक बेटी थी, छोटी सी, कोई 8-9 साल की। एक रात किसी एक्सीडेंट में वो बच्ची गई। डॉक्टर साहब ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बच नहीं पाई। डॉक्टर साहब उसके बाद ऐसे हुए हैं कि उनका होश हवास चला गया। कुछ महीने बाद वो भी चल बसे। तब से वो इमारत बंद है। रोहतक के रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्ची का नाम? शांति। रोहतक ने बाद में कई बार उस रास्ते से गुजरा। दिन में वो इमारत वहीं थी, जंगल में पेड़ों के पीछे, बंद, वीरान, जर्जर। एक बार उसने हिम्मत करके अंदर झांका। टूटी खिड़की से वही कमरा था, वही मेज, वही अलमारी, और उस मेज पर एक तरफ कुछ पट्टियां रखी थी, साफ सफेद, जैसे अभी अभी किसी ने रखी हो। रोहतक उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर नहीं गया, मगर हर साल राकेश की शादी की बरसी पर, जब अक्टूबर आता है, जब ठंडी हवा चलती है, जब सड़कें सुनसान होती है, वो खिड़की से बाहर देखता है और कभी कभी बहुत हल्के से उसे किसी बच्ची के पाँव की आहट सुनाई देती है। हालांकि पत्तियां नहीं कुचलती, टहनियां नहीं टूटती, घास नहीं झुकती। बाप की रूह बेटे को माफ नहीं करती और बेटी की रूह बाप के अधूरे काम को पूरी करती है, हमेशा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।